आज की क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और जैसे कि आप जानते हैं केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, पहला फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो ये तीनों टॉपिक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तरह बन जाते हैं। जैसे बीएससी एमएससी में जब आप पढ़ेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री अलग चैप्टर होता है, सॉरी अलग सब्जेक्ट होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी तरीके से अलग सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो आप लोगों ने 9th-10th क्लास में भी पहले पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं वो मेनली कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। और इस चैप्टर में या यूं कहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम देखेंगे, क्या क्या देखने वाले हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज के लेक्चर में हम मेनली थोड़ा सा फोकस करेंगे इनकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे और इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आज जो हम फॉर्म देखते हैं वहां तक कैसे पहुंची, इस्टेब्लिश कैसे हुई पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स इस बीच में हम ऑफिशियल और डेफिनेशंस भी देखेंगे जो सबसे ज्यादा सूटेबल होती है। इसके अलावा हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और किस तरीके से उनको हम डिनोट करते हैं या उनके नोटेशंस में क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ती है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले ये जो टर्म है ऑर्गेनिक, इसका मतलब होता है लिविंग स्पीशीज या लिविंग स्पीशीज की अगर हम बात करें तो लिविंग स्पीशीज में जनरली 2 चीजें आती हैं जो लिविंग है अर्थ पे, वो है फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले जो ये टर्म दिया एक साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे। बहुत फेमस साइंटिस्ट थे और इन्होंने ये टर्म निकाला था कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स और एनिमल्स उनके वेस्ट से जनरेट होते हैं और इनको लैब में आर्टिफिशियली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से नहीं बनाया जा सकता। एक्चुअली क्या था, इनिशियली कंसेप्ट्स की बात करें तो पहले माना जाता था कि जितने भी कंपाउंड्स हैं वो केवल 2 चीजों से आते हैं, या तो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वेस्ट से जनरेट किए जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वेस्ट से जो जनरेट होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जो आते हैं उनको इन्होंने कह दिया ऑर्गेनिक। लेकिन इसी वजह से क्या था कि एक्चुअली बर्जीलियस ने जो कमेंट दिया कि जितने भी कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वेस्ट से ही आएंगे, ये कुछ दिनों बाद ही कंट्राडिक्ट हो गए। कैसे कंट्राडिक्ट हो गए उससे पहले हम देखते हैं कि बर्जीलियस ने ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी बताया उस स्टेटमेंट को इन्होंने दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम। वाइटल फोर्स थ्योरी मतलब जो लाइफ को कैरी करे वो फोर्स, उसको कहते हैं हम वाइटल फोर्स। तो इसी में इन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वेस्ट से बने और इनको लैब में आर्टिफिशियली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, बर्जीलियस बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और इनकी बातों को कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर पाता था। लेकिन ये थ्योरी जो है ये काफी समय तक चली और उसके बाद एक साइंटिस्ट थे वोलर, फ्रेडरिक वोलर। इन्होंने क्या किया, ये लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में अमोनियम साइनेट नाम का एक कंपाउंड होता है, अमोनियम साइनेट नाम का एक कंपाउंड होता है, उसको गर्म कर रहे थे और गर्म करते करते इन्होंने एक कंपाउंड बना लिया जिसको कहते हैं हम यूरिया, NH2CO NH2।
अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो ये बन गया क्या, यूरिया। अब यूरिया क्या होता है, यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अमोनियम साइनेट जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता है। तो जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ, बर्जीलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो गलत साबित होने लगी। और जब एक बार ऐसा हुआ तो फिर ऐसा बहुत से लोगों ने किया। जैसे एक साइंटिस्ट थे कोल, इन्होंने एसिटिक एसिड बना डाला कार्बन डाइसल्फाइड से। और ऐसे ही वोहलर ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। एक कंपाउंड होता है साइनोजन कहते हैं उसको, एक कंपाउंड होता है उसको हम साइनोजन कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है C2N2। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे इसका तो इसमें एक्चुअली दो साइनाइड ग्रुप जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, इसको कहते हैं साइनोजन। और इससे इन्होंने ऑक्सैलिक एसिड बना डाला। वोलर नहीं, ये भी वोलर का ही एक्सपेरिमेंट है, ये भी जो है ये वोलर का ही एक्सपेरिमेंट है। तो इससे भी इन्होंने ऑक्सैलिक एसिड बना दिया। ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक है, और ये कैसा है, ऑर्गेनिक है। तो ये भी वोलर का ही एक्सपेरिमेंट है। तो इतना सब कुछ होने के बाद क्या हुआ कि ये जो बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी थी ये पूरी तरीके से खत्म हो गई। इनका जो अस्तित्व था वही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने स्टार्ट कर दिया और फिर तो बहुत सारे कंपाउंड बनने लगे। तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी ये पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई, खत्म कर गई। लेकिन अब समस्या ये थी कि ये जो हमने नाम दिया है ऑर्गेनिक, इसका मतलब तो होता है लिविंग सब्सटेंस। अब बहुत समय तक ये चलता रहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बर्जीलियस ने जैसा बताया था कि इनको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं उनको हम ऑर्गेनिक बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो इन जो नॉन लिविंग कंपाउंड्स है उससे इन्होंने जो है जनरेट कर दिया। और अब समस्या ये थी कि जब ये जनरेट हो गया तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी कोलैप्स हो जाने के बाद अब एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये आई कि अब कैसे डिफाइन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी डेफिनेशंस आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है इसकी डेफिनेशन का ही। बहुत से लोग बताते हैं कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो होते हैं जिनमें कार्बन होता है, कार्बन की जो स्टडी है वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लेकिन समस्या क्या है, बहुत से ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिसमें कार्बन होता है लेकिन उसको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक नहीं मानते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बन डाइसल्फाइड अभी हमने देखा था, साइनोजन, ये भी इनऑर्गेनिक है। तो ऐसे बहुत से कंपाउंड है जिनमें कार्बन तो आता है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। तो फिर मुद्दा आता है कि अब कौन सी डेफिनेशन सही रहेगी, सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगी। तो सबसे ज्यादा सूटेबल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सबसे सूटेबल डेफिनेशन अब दी जाती है वो दी जाती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, इसमें हम या यूं कह लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। अब हाइड्रोकार्बन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करें, इसको मैं HC लिख देता हूं, HC मतलब हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ये मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में 9th-10th में पढ़ाया जाता है, तो वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है एल्केन्स, पढ़ा होगा आप लोगों ने।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एल्कीन और एल्काइन। अच्छा, अब इनकी खास बात क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यानी कि एल्केन्स में जब आप देखेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, और अनसैचुरेटेड में जो दो कैटेगरी आ रही है, एक एल्कीन की और दूसरा एल्काइन की, तो एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। और आप लोगों ने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि जैसे ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, जब एक बॉन्ड होता है तो केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, जब दो बॉन्ड होते हैं किसी दो एटम के बीच में तो उनमें से एक सिग्मा होगा और दूसरा क्या होगा, पाई होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं पाई और एक सिग्मा। और जब यहां पे बात आती है तीन बॉन्ड की, तो तीन बॉन्ड में क्या होता है, एक तो सिग्मा होगा और दो जो होंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड। तो ये हाइड्रोकार्बन के बारे में यहां पे हम देखते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या, अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऐसी डेफिनेशन हमें क्यों बनानी पड़ी कि जो प्रीवियस ओरिजिनल डेफिनेशन थी, वैसे देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जो ऑर्गेनिक लिविंग सब्सटेंस में प्रेजेंट हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव हो, लेकिन वो थ्योरी जो है बाद में कोलैप्स होगी और इसलिए हमें ये इस नई डेफिनेशन की जरूरत पड़ी। अच्छा, हाइड्रोकार्बन तो हमें पता चल गया, अब जरा इनके डेरिवेटिव्स के बारे में जान लेते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब जैसे एल्केन है, एल्केन का जैसे अगर हम सबसे सिंपल एग्जांपल लें तो मीथेन इज द एग्जांपल ऑफ एल्केन। सबसे सिंपलेस्ट एल्केन होता है, सबसे छोटा एल्केन होता है, एक ही कार्बन होता है उसमें CH4। अब इसके डेरिवेटिव का क्या मतलब है, तो CH4 जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके डेरिवेटिव में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें एक H हटा दें, आपको पता है CH4 में चारों हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। तो इसमें से अगर हम एक H हटा दें और कोई दूसरा ग्रुप लगा दें, जैसे मान लीजिए चलिए क्लोरीन लगा दिया इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl। तो ये कहलाएगा इसका डेरिवेटिव। तो ये मीथेन का डेरिवेटिव है CH3Cl। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही काउंट होगा। दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसी तरीके से जरूरी नहीं कि Cl ही लगा, हेलोजन लगा, OH ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है, या कुछ और ग्रुप लगा दीजिए, NH2 ग्रुप लगा दीजिए तो एमीन बन जाएगा, हेलोजन लगा देंगे तो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, OH लगा देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, CHO लगा देंगे तो एल्केन। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन से अगर हम कुछ ग्रुप हटा के H वगैरह हटा के कोई और दूसरा ग्रुप लगा दे तो वो भी क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, अब जैसे अगर हम बात करें तो एक और क्वेश्चन आता है कि नंबर में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा है। देखिए पीरियोडिक टेबल में हमारे पास तकरीबन 118 से भी ज्यादा एलिमेंट है। अब तो पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो चुकी है, 118 से भी ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। तो कार्बन को हटा के जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उन सब के अगर आप कंपाउंड बनाएंगे तो तकरीबन 1 लाख या उससे थोड़ा ऊपर होंगे। लेकिन कार्बन जो है वो मोर देन 10 मिलियन कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म करता है, और उसका एक बहुत मेजर आपने पढ़ा होगा 9th में कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th में। सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी क्या होती है, कार्बन अपने साथ ही जुड़कर बहुत सारे कंपाउंड जो है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन या लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से इतनी लॉन्ग रेंज ऑफ कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। तो मोर देन 10 मिलियंस जो है वो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। देखिए अगर हम बात करें अपनी डेली लाइफ की भी ना, तो सुबह से लेकर शाम तक सब जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे हम बात करें सुबह सुबह आप उठते हैं, ठीक है, नहाते हैं तो साबुन का जो इस्तेमाल करते हैं वो भी ऑर्गेनिक होता है। जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं वो भी ऑर्गेनिक होता है। प्लास्टिक जो है, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं तो प्लास्टिक जितना भी होता है वो सब ऑर्गेनिक होता है, और प्लास्टिक का तो बहुत ज्यादा यूज होता है प्लास्टिक। और
प्लास्टिक बॉटल्स आती है, जो पानी की बोतलें होती हैं, वो भी ऑर्गेनिक होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम बात करेंगे कपड़ों की, तो अब जो कपड़े आते हैं वो भी ऑर्गेनिक पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो देयर आर वेरियस कैटेगरीज। इवन रात में जो आप मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करते हैं वो भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो मतलब सुबह से लेकर शाम तक पूरा मतलब आप चारों तरफ से ऑर्गेनिक कंपाउंड से घिरे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कंपाउंड मिलने से ही उनका केवल कि भाई 10 मिलियन कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं तो ठीक है, लेकिन हमारी लाइफ में उनका यूज भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस एप्लीकेशन की वजह से इस पूरे टॉपिक को, ऑर्गेनिक वाले पार्ट को हमें बिल्कुल अलग रखना पड़ा, क्योंकि कार्बन बिल्कुल मतलब विशेष अपना स्पेशल कैरेक्टर दिखाते हुए इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर लेता है कि हमको उसको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अब नेचर में ये कंपाउंड कैसे मिलते हैं, इसके ऊपर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। वो क्या कहती है कि जब अर्थ का टेम्परेचर, जब अर्थ पे लाइफ नहीं थी, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो उस समय क्या हुआ कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और सब कुछ बिल्कुल आयनाइज्ड फॉर्म में था, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर था, आग लगी हुई थी बिल्कुल अर्थ पे, और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। इसकी वजह से जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे यहाँ पे वो सब आयनाइज्ड फॉर्म में थे, और आयनाइज्ड फॉर्म में आते ही उनकी रिएक्टिविटी बहुत सुपर फास्ट हो जाती है एकदम। अब क्या हुआ कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से बहुत ज्यादा बारिश हुई, और बारिश होने की वजह से वो सारे जो कंपाउंड्स हैं वो आयनाइज्ड फॉर्म में होते हुए एक पॉन्ड में इकट्ठा हो गए। पॉन्ड में जैसे ही इकट्ठे हुए, वो क्या हुआ कि आयनाइज्ड थे और कार्बन की रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा थी, तो कार्बन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी कंपाउंड बनाने लगा, और इस तरीके से हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक नई थ्योरी भी आती है, जो कि जियोलॉजी से इंस्पायर्ड है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से कार्बन जो है एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, जिसमें लंबे लंबी चेन्स होती हैं, बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं, उसके बावजूद भी वो स्टेबल रहता है, अनस्टेबल नहीं होता है। जैसे अदर एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे सिलिकॉन है, वो 10 से ज्यादा सिलिकॉन आपस में कंबाइन करके नहीं रह सकते, वो टूट जाएंगे, कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ठीक है, फास्फोरस भी है, वो भी कंबाइंड कर सकता है, लेकिन कार्बन के जितनी पावर किसी में भी नहीं है। उसका कारण क्या होता है कि कार्बन जो है, जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, या यूं कह लीजिए कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत हाई होती है, बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है इसकी, जिसकी वजह से जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और उनको तोड़ पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये तो था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब हम जैसे अगर देखें तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें आती हैं, और इसमें सबसे पहले जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई करें। तो क्लासिफिकेशन एक तो हमने देख लिया, अभी एक आगे और देखेंगे। अभी तो ये केवल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया देने के लिए था, अभी हमें एक मेजर क्लासिफिकेशन देखना है जिसको हम चैप्टर में आगे बढ़ाते रहेंगे, जिसके बेसिस पे हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इनको लिखा कैसे जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो देखिए सबसे पहले तो एक आता है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम सब देख लेते हैं एक बार, जो हमारे अभी पूरा जो भी हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको किस किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो सब हम यहाँ पे इकट्ठे देख लेते हैं, ताकि आपको बाद में नया ना लगे कि ये मतलब क्या नया आ गया, किस तरीके से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो एक सबसे पहले तो आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है,
तो मतलब जैसे हाइड्रोकार्बन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें क्या करता है, सिर्फ कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं इतना मेंशन कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पेंटेन का, तो पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, 5 कार्बन है 12 हाइड्रोजन है, तो बस इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है। तो हमें पता ही है कि भाई एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, n की वैल्यू 5 रखेंगे तो पेंटेन आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका, तो अभी हमें इस पे फोकस नहीं करना है कि एक कार्बन क्या होता है, 2 कार्बन का नाम, उसको भी अभी आगे देखेंगे। अभी हमें केवल, क्योंकि 9th-10th पे इतना तो पढ़ते ही है कि ये पता होता है कि हाँ भाई ये पेंटेन है, ये ब्यूटेन है, ये मीथेन है, तो हमने अभी एक एग्जांपल समझने के लिए ले लिया है। इसी एग्जांपल को हम आगे भी देखेंगे कि जैसे दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा कोई रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो उसमें पेंटेन को कैसे लिखें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, और इसी को हम आगे के फॉर्म में भी देखेंगे। तो दूसरा देखिए क्या है रिप्रेजेंट करने का तरीका, दूसरा है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको शॉर्ट पे हम कहते हैं CSF, इसको भी आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे। इसमें क्या करते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग नहीं दिखाते, केवल कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग दिखाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये भी तो पेंटेन है, देखिए गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 2 5 2 7 2 9 3 12 कार्बन हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए। तो 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन को एक और तरीका लिखने का ये है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरे पे आते हैं, देखिए इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इसका नाम क्या था, कंडेंस्ड, इसका क्या है एक्सपेंडेड, इसको हम ESF भी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, यहां पे हमने कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को नहीं दिखाया था, यहां पे एक्सपेंडेड में पूरा सब हर वैलेंसी दिखाई जाती है। कार्बन की वैलेंसी हमें पता कितनी होती है, 4 होती है, तो कार्बन की हर वैलेंसी को यहां पे दिखाया जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो जो चारों वैलेंसी है इसको हम यहां पे दिखाएंगे, और ये किस तरीके से किस किस से जोड़ी है, सारी की सारी वैलेंसी जो है वो जो अभी खाली है वो सब हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो 3 तरीके तो ये हो गए, चौथा तरीका और देख लेते हैं इसको रिप्रेजेंट करने का। चौथा तरीका है इसका, जो सबसे ज्यादा यूज होता है मॉडर्न केमिस्ट्री में, उसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, या केवल लाइन नोटेशन भी कहते हैं, और शॉर्ट पे इसको हमने कह दिया BLN, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज के समय में मैक्सिमम कंपाउंड ऐसे ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसमें जो कंपाउंड्स हैं उसमें एक जिगजैग लाइन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने एक जिगजैग लाइन बनाई है, एक स्पेसिफिक तरह की जिगजैग लाइन बनाई है, कोई ऐसे ही नहीं जिगजैग लाइन है, ये केवल पेंटेन के लिए ही होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप जिगजैग लाइन बनाते हैं तो जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना एंड, और जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब टर्मिनल, और जितने भी टर्निंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, जितने भी टर्निंग पॉइंट्स हैं, ये सब क्या होते हैं, कार्बन की तरह बिहेव करते हैं। और देखिए जैसे ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन, ये 3 4 5 तो कार्बन हो गए। अब यहां पे एक खास बात क्या है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में
हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन डू नॉट रिप्रेजेंटेड, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हाँ, अगर जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में पहले और दूसरे, जैसे लेफ्ट से बात करें, अगर मैं लेफ्ट से बात कर रहा हूं तो लेफ्ट से पहले और दूसरे कार्बन के बीच में मान लीजिए डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है, ऐसे ऐसे दिखा देते हैं उसको, ठीक है। अभी इसको हटा लेते हैं क्योंकि हम पेंटेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो जो लाइन नोटेशन है उसमें बस ध्यान क्या रखना है कि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, हाइड्रोजन के अलावा जितना है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन लगा है यहाँ पे, मान लीजिए लास्ट वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा है तो इधर एक क्लोरीन दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो लेकिन ध्यान क्या रखना है इसमें आपको, जब आप बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल होता है, इसमें आप आराम से जल्दी, अब देखिए आपको यहाँ पे जैसे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्म है, इसमें आपको कार्बन की चारों वैलेंसी दिखानी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको जैसे लिखना बहुत ज्यादा पड़ेगी, यहाँ क्या सिंपल सा ऐसे जिगजैग कर दिया, ब्यूटेन है तो ऐसे बस यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए तो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, यहाँ से उठाया यहाँ पे ले आया, बस इतना ही बनाया तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन हो जाएगा, 3 कार्बन हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, ये जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट्स है, टर्मिनल है, ये कार्बन है, ये जितने भी टर्निंग पॉइंट्स हैं जहां पे जो लाइन है वो बेंड हो रही है, वो क्या है, वो भी एक कार्बन की तरह है। बाकी हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है कि जितना बाकी की जो वैलेंसी जो बची है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। जैसे अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो यहां पर इस कार्बन ने केवल इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, हमने तो यही दिखाया कि केवल यहां इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड है। तो कार्बन तो 4 वैलेंसी होती है, तो ये वाला बॉन्ड हमने दिखा दिया, देख रहे हैं, ये वाला जो बॉन्ड है वो हमने दिखा दिया। इस कार्बन के ये तीनों हाइड्रोजन दिखाए नहीं, 3 बॉन्ड दिखाए नहीं, तो अंडरस्टूड है कि इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि 3 वैलेंसी बची है, तो जो बची वैलेंसी वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड। अब जरा इस कार्बन की बात कर लेते हैं, तो इस कार्बन के हमने 2 वैलेंसी दिखाई हुई है लाइन नोटेशन में, एक ये वाली वैलेंसी और दूसरी ये वाली वैलेंसी, ठीक है। तो ये दोनों वैलेंसी हमने दिखाई हुई है, तो अब बची क्या, ये 2 हाइड्रोजन वाली वैलेंसी। तो यहां पे जो अंडरस्टूड हमें होना चाहिए वो होना चाहिए 2 हाइड्रोजन, ऐसा नहीं हर जगह 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, इसी तरीके से यहां पे ये दोनों भी इसी तरीके से 2 वैलेंसी इनकी दिख रही है, इधर भी 2 वैलेंसी दिख रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां पे इन दोनों जगहों पे 2-2 हाइड्रोजन हो गए। अगेन अगर इस वाले की बात करें तो इस वाले पे एक बॉन्ड दिखाया हुआ है और 3 हाइड्रोजन या 3 वैलेंसी बाकी है, तो अंडरस्टूड है कि वो 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया एक चौथा नोटेशन जिसको हम सबसे ज्यादा आगे चल के यूज करेंगे। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो आता है तकरीबन, देखिए आपने बॉन्डिंग पढ़ी है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, और उसमें एक टर्म पढ़ाया जाता है हाइब्रिडाइजेशन, वही इसका 5वां पॉइंट है। और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बेसिकली एक ऐसे समझ लीजिए कि ये एक थॉट प्रोसेस है जिससे लोग जो है पुराने समय के जो लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थॉट प्रोसेस का यूज किया जो मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्टडी करने में। देखिए हम जानते हैं केमिस्ट्री में एक नारा चलता है कि स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी, या वाइस वर्सा कर लीजिए कि एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ये एक बहुत मतलब ये ह्यूमन बीइंग्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप ऐसे देखिए कि आप अगर 4 दिन खाना नहीं खाएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, पड़े रहेंगे एक ही जगह पे, ठीक है, हिल डुल भी नहीं पाएंगे। तो मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसी तरीके से हेल्प करता है हमारी स्ट्रक्चर को जानने में कि कैसे कोई कंपाउंड, जैसे हमें पता है कि भाई मीथेन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है। अब ये 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल फॉर्म में ही अरेंज है, ये हमें कैसा पता चलेगा, तो ये किससे पता चलता है हमें, हाइब्रिडाइजेशन से। अब जरा देखिए ऐसा क्यों है। तो मैं कार्बन का ही एक एग्जांपल ले लेता हूं। हाइब्रिडाइजेशन हालांकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है 2 या 2 से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स
इंटरमिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। मिलने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी या तो सेम होनी चाहिए या ऑलमोस्ट सेम आसपास होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनकी इंटरमिक्सिंग से उनकी एनर्जी सबकी सेम होती है। और वही हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो स्पेस में एक स्टेबल अरेंजमेंट लेते हैं, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट लेते हैं कुछ इस तरीके का जिसमें स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो और एनर्जी लेवल क्या हो, कम से कम हो, तभी कंपाउंड जो है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो देखिए जैसे अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अब आप जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा 1s2 2s2 और 2p2। तो नॉर्मली बॉन्डिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, सेकंड वाला। सेकंड में क्या है, एस है और पी है। तो यहां पे कुछ इस तरीके का ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा। तो इसको हम क्या देते हैं, ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट किसकी है, कार्बन की। अब जब एक्साइटेड स्टेट की बात आती है तो जरा देखिए एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो कैसा हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा। और अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये जो 4 हो गए, अब ये 4 वैलेंसी हो गई। अब यहां पे बात आती है जब CH4 बन रहा था तो हर कार्बन की चारों वैलेंसी, ये जो 4 वैलेंसी उसके होने का कारण ये मैंने बता दिया कि 4 वैलेंसी कैसे होती है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 एलिमेंट्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते हैं शेयरिंग से बनता है, तो एक एक इसके पास है ही, एक दूसरा एलिमेंट दे देगा तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहां पे CH4 में वो जो 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, हाइड्रोजन। तो देखिए अच्छा, अब हाइड्रोजन क्या होता है, 1s1। तो जरा ध्यान से देखिएगा हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 4 है। चारों के पास 1s1 के हिसाब से एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जब आप बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को ना माने तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, एक बॉन्ड इनके बीच में बना, ठीक है, एक बॉन्ड इस बीच में बना, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए ये जो बॉन्ड बना है, ये बना है, इसको मैं पहले यहां पे लिख देता हूं कि ये क्या क्या है। ये जो है ये 2s है और ये क्या है, सब 2p है, और ये सारे के सारे क्या है, 1s है। अब अगर हम बात करें यहां पे तो ये जो बॉन्ड बना है, मतलब जो 4 बॉन्ड बन गए, ये सारे 4 बॉन्ड बन गए जो CH4 में प्रेजेंट होता है। अब जो पहला बॉन्ड बना है वो कौन सी ओवरलैपिंग से बना है, S और S ओवरलैपिंग से। और जो बाकी के 3 बॉन्ड बने हैं वो किस तरह की ओवरलैपिंग से बने हैं, S और P ओवरलैपिंग से, जिसमें S किसका है, हाइड्रोजन का, और P किसका है, कार्बन का। और ऐसे कितने बॉन्ड बने हैं, 3, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पे देखें तो कार्बन के स्ट्रक्चर में जो 4 हाइड्रोजन है इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से जो 4 हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन जो है वो तो SS ओवरलैपिंग से बना है, ठीक है। बाकी के जो 3 है वो SP ओवरलैपिंग से बने। तो इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि जो 3 बॉन्ड है वो तो एक जैसे हो गए और एक बॉन्ड क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहां पे जब हम इसको तोड़ेंगे, मान लीजिए इस बॉन्ड को तोड़ें और इस बॉन्ड को तोड़ें, तो क्या सेम एनर्जी देनी पड़ेगी, इस नियम के हिसाब से अगर हम देखें तो अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए कि जैसे अगर इस बॉन्ड को मैं तोड़ता हूं और एक बार SP बॉन्ड को मैं तोड़ता हूं जो SP ओवरलैपिंग से बना है, तो क्या दोनों को सेम एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं, क्योंकि ओवर है तो दोनों सिग्मा बॉन्ड, लेकिन ओवरलैपिंग जो बना है, जिस ओवरलैपिंग से बना है ये, वो क्या है, वो डिफरेंट है, ठीक है। इसको बीच में कर लेते हैं, ठीक है। आप इस देखिए जैसे इसकी अगर हम बात करें तो ये जो कार्बन और मीथेन का जो कंपाउंड ये बना है वो किस तरीके से बना है, एक तो बना है SS ओवरलैपिंग से और एक लिया है हमने SP ओवरलैपिंग। अगर मैं दोनों को तोड़ूं
तो क्या दोनों को सेम एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि ये जो चारों बॉन्ड है इनमें से आप किसी को भी तोड़ लीजिए, सेम एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब कि चारों बॉन्ड एक ही तरह की ओवरलैपिंग से बने होंगे, एक ही तरह का सिग्मा बॉन्ड होगा, इसमें दो तरह का सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, यानी कि इनके बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कैसी होगी? सेम होगी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम एस एस ऑर्बिटल की बारे में बात करें तो एस एस ऑर्बिटल जो है वो कैसा होता है? स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल कैसा होता है? डंबल। तो ये शेप और इनकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पे देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, इनके स्ट्रक्चर की भी बात आती है कि ये टेट्राहेड्रल ही क्यों है, ऐसे 2D में क्यों नहीं होता, ऐसे इस तरीके से क्यों नहीं होता, 90 डिग्री पे क्यों नहीं होता कि यहाँ पे कार्बन हो जाए और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल क्यों नहीं होता? यहाँ पे वैसे सबको पता होगा ये जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है। तो ऐसा एंगल क्यों नहीं होता है? तो ये जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसको हम क्यों डिनाई कर देते हैं? क्यों टेट्राहेड्रल होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर या 2D में क्यों स्ट्रक्चर नहीं होता? ये भी हाइब्रिडाइजेशन से हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है। तो इस बीच में इसी में हम क्या देखेंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन से किस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में जो वैसे आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि बहुत सारे टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp sp2 sp3d वाले भी होते हैं, sp3d sp3d2। ठीक है। जिनका sp3d3 जिनका स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वायर पिरामिडल भी हो जाता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी हो जाता है, लेकिन वो तब होता है जब डी जो एटम हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है उसके पास d ऑर्बिटल हो। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मॉलिक्यूल का नहीं, एटम का होता है, और वो एटम जो कम से कम 2 बॉन्ड बना रहा हो उसी में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगता है। इंटरमिक्सिंग तभी होगी जब वो कम से कम उसमें 2 एटम्स होंगे, मतलब जो एक एटम है वो कम से कम 2 एटम से जुड़ा होगा, तभी उसमें हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगता है। तो पहली बात क्या कि हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का नहीं, किसका होता है? एटम का। और कार्बन में एक टेबल बना देता हूं मैं आपको। एक कार्बन में जो है क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं होता है कार्बन में, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं होता है तो इसमें जो है केवल ये एस और पी वाले हाइब्रिडाइजेशन ही काम के होते हैं। ठीक है। केवल एस और पी वाले हाइब्रिडाइजेशन ही काम के होते हैं। तो देखिए यहां पे मैंने ले लिया, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर भी होता है। अब जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे अमोनिया में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 ही होता है। ठीक है। तो उसमें लेकिन 4 सिग्मा बॉन्ड नहीं होते, वहां 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। वाटर में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, लेकिन वहां पे 2 ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन का लोन पेयर काउंट किया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे उसी से डिसाइड होता है। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हुए, 3 हुए, 2 हुए, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली यूज होता है। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो आता है sp3। 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो आता है sp2, और अगर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो कैसा होगा? sp। ठीक है। तो अब इनके अगर हम शेप की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट लिख देता हूं, परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो sp3 अगर है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो आता है वो 25% आएगा। sp2 अगर है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो आएगा वो आएगा 33.33%। sp है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो आएगा वो कैसा आएगा? 50% आएगा। और ये जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को
काउंट करते हैं और इसमें बस ध्यान क्या रखना है, जैसे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर 4 हैं तो 4 अमोनिया में भी होता है, वाटर में भी होता है, तो उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन यही आएगा और परसेंटेज कैरेक्टर 25% आएगा। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में हमें क्या देखना है कि केवल ये 3 टाइप के ही हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेंगे, एस और पी वाले, डी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का भी हमने ऊपर देखा है कि जो कार्बन होता है उसके पास डी होता ही नहीं, ठीक है, 1s2 2s2 2p2, इस पे डी होता ही नहीं है, तो डी वाले हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के केस में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो आपको ऑर्गेनिक में जो भी मिलेंगे वो यही 3 मिलेंगे, sp3 sp2 और sp। क्लियर है? तो चलिए जरा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और आपको कुछ क्वेश्चंस भी बता देता हूं कि किस तरीके से किया जाता है। अब जैसे यहां पे अभी हमने ये देखा हुआ है कि ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से भी डिसाइड होता है, 4 3 2 अगर है तो इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से कैसे होता है। तो उससे पहले एक चीज देख लीजिए जरा कि अगर मान लीजिए मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, या यूं कह लीजिए कि जब 0 पाई बॉन्ड होते हैं किसी कार्बन के पास तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है? sp3, ठीक है। डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो जब कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है? sp2, या यूं कह लीजिए डबल बॉन्ड में हमको पता है एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो जब एक पाई बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा? sp2। ट्रिपल बॉन्ड की भी बात कर लेते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 2 पाई बॉन्ड। तो जब एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, तो सॉरी 0 पाई बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक पाई बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर 2 पाई बॉन्ड होंगे किसी कार्बन के पास तो वो क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसी के ऊपर जरा हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए जरा, मान लीजिए इस पे हमने ले लिया फाइंड हाइब्रिडाइजेशन on each carbon in given compounds। तो यहां पर मैं ले लेता हूं, या चलिए पहले अभी इस तरह का नोटेशन यूज नहीं करते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है और इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि हर एक कार्बन का क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले देखिए कार्बन जरा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे ही निकाला जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन तो किनारे होता है, एक ही बॉन्ड बनाता है, तो उस पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए डिफाइन किया जाता है? एटम के लिए, ना कि मॉलिक्यूल के लिए। तो ये एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि यहां पे कार्बन है और इसका हाइब्रिडाइजेशन जब हम लेफ्ट टू राइट में चल रहा हूं, ठीक है, तो जैसे सबसे पहले वाले कार्बन की बात करते हैं, इस पे हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, एक एक करके सभी पे निकालेंगे, ठीक है। तो 8 कार्बन है, 8 के 8 कार्बन पे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सबसे पहला कार्बन जो है, ठीक है, एक काम करते हैं, इनको नंबरिंग दे देते हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, इसको 2 बोल दिया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 6
6, 7 और 8, ये 8 कार्बन है, इन पे हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो जैसे पहले वाले पे देखिए, पहले वाले पे 3 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन किससे जुड़ता है कार्बन के साथ? हमेशा सिग्मा बॉन्ड से, और एक और ये कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। ठीक, अब आ जाइए सेकेंड वाले कार्बन पे। तो सेकेंड वाले कार्बन पे देखिए, एक तो हाइड्रोजन है तो एक सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गया, एक लेफ्ट वाले कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और इधर देखिए डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा? पाई होगा। तो हमें क्या देखना होता है? केवल ये देखना होता है कि अगर आपके पास एक पाई बॉन्ड है, आप इससे भी कर सकते हैं, इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं कि केवल पाई बॉन्ड काउंट कर लीजिए। जैसे फर्स्ट वाले कार्बन के पास पाई बॉन्ड था ही नहीं, तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 हो गया, 0 पाई बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस वाले कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है, ये देखिए यहां पे, इधर डबल बॉन्ड से। ठीक है, लेफ्ट से मिले चाहे राइट से मिले, कहीं से भी मिले, पाई बॉन्ड देखना है हमें। तो यहां पे एक ही पाई बॉन्ड आ रहा है राइट साइड से, तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। इधर देखिए, इधर लेफ्ट में पाई बॉन्ड है, राइट में पाई बॉन्ड नहीं है, तो एक पाई बॉन्ड इधर भी हो गया, तो इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। इसकी बात करें तो यहां पे ना लेफ्ट पे पाई बॉन्ड आ रहा है ना राइट पे पाई बॉन्ड आ रहा है, तो इस पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं, तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, 0 पाई बॉन्ड। ठीक है, इधर देखिए, ये कार्बन राइट साइड में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 2 पाई बॉन्ड, तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। इस वाले पे बात करेंगे तो इस पे लेफ्ट साइड से 2 पाई बॉन्ड, तो इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp। इस पे देखिए, ये CH2 होगा, ठीक है, और सॉरी ये यहां पे डबल बॉन्ड था आई थिंक, ठीक है, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब इसकी बात करें तो ये कार्बन पे राइट साइड से एक पाई बॉन्ड है, तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2, और इधर लेफ्ट से एक पाई बॉन्ड है, तो इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। फिर से देख लेते हैं एक बार, इस वाले कार्बन पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं, ना लेफ्ट से ना राइट, लेफ्ट में तो खैर है ही नहीं कुछ, तो राइट साइड पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं, तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, 0 पाई बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा वाला जो कार्बन है उस पे राइट साइड से एक पाई बॉन्ड, तो sp2, इधर लेफ्ट साइड से एक पाई बॉन्ड, तो sp2, इधर एक भी पाई बॉन्ड नहीं, ना लेफ्ट में ना राइट में, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इधर राइट साइड में 2 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड तो क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। इधर भी 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। और इधर जो है राइट साइड में एक पाई बॉन्ड sp2, इधर लेफ्ट साइड में एक पाई बॉन्ड, तो sp2। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इसमें भी नंबरिंग कर देते हैं। अच्छा ये चलिए, इसमें नंबरिंग में अगर हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो, तो मैं नंबरिंग हटा देता हूँ। कुछ लोगों को ये लगता है कि नंबरिंग ये वो है, IUPAC की नेमिंग जब हम करेंगे तो नंबरिंग आएगी, तो नंबरिंग हटा देते हैं। तो देखिए इधर बताइए, इसमें क्या होगा? जैसे राइट साइड से एक पाई बॉन्ड, तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2। एक पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इधर लेफ्ट साइड से एक पाई बॉन्ड, तो इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2। इधर देखिए, राइट साइड में एक पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp2, इधर लेफ्ट साइड में एक पाई बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसमें देखिए राइट साइड में ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 2 पाई बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। इधर लेफ्ट साइड से 2 पाई बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp। इधर देखिए राइट साइड से एक डबल बॉन्ड, यानी कि एक पाई बॉन्ड, तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। अब जरा इस वाले कार्बन की बात कर लेते हैं। इस वाले, ये वाला जो कार्बन है, ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड डबल डबल बॉन्ड है, तो लेफ्ट साइड से एक पाई बॉन्ड मिल रहा है इसको, और राइट साइड से भी क्या मिल रहा है? एक पाई बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, एक पाई बॉन्ड इधर है, एक पाई बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर। तो इस वाले की बात करें तो इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। एक लेफ्ट से और एक राइट से। टोटल पाई बॉन्ड काउंट करने हैं दोनों साइड से जितने भी आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला एक ही पाई बॉन्ड है, तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब क्या है कि जैसे अभी तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है, तो देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या स्टार्टिंग से देखा है। तो सबसे पहले तो हमने स्टार्टिंग की थी यहाँ पे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की। ठीक है, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हमने क्या क्या देखा
कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो कैसे कोलैप्स हो गई, ठीक है। और वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या बताया गया था कि किस तरीके से बर्जीलियस ने जो है वो बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनेंगे और लैब में नहीं बनाए जा सकते, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से नहीं बनाए जा सकते, लेकिन वॉलर ने कर दिखाया, ठीक है। वॉलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया, फिर कोलवे ने, फिर बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। ये सब हमने देख लिया, ऑक्सैलिक एसिड बनाया, तो ये हुआ। अब मुद्दा ये आ जाता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी कोलैप्स कर जाने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन कैसे करें, क्यों? बिकॉज द वेरी बेसिक सिग्निफिकेंस बिहाइंड द नेम ऑर्गेनिक वाज लॉस्ट। जब वाइटल फोर्स थ्योरी कोलैप्स कर गई तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग सब्सटेंस, अब लिविंग सब्सटेंस से वो बन ही नहीं रहा है, तो वो जो नेम था वो कोलैप्स कर गया। अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा, हम आज भी इनको ऑर्गेनिक ही बोलते हैं, तो उसका कारण ये है कि ये बहुत सालों से चला आ रहा है, तो एक तरीके से ट्रेंड बन गया है, तो इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही बोलते हैं। हालांकि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक लिविंग और कुछ क्या बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जनरेट नहीं होते हैं, फिर भी उनको हम ऑर्गेनिक मानते हैं, ठीक है। तो एक नई डेफिनेशन की जरूरत पड़ी, तो वो हमने देख लिया कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया कि भाई सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ये ध्यान रखिएगा, ये अभी हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन है। जब हम इस चैप्टर में आईयूपीएसी की नेमिंग पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में जब हम आईयूपीएसी की नेमिंग पढ़ेंगे, तो मैं एक नया क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा जिसमें जो हमें ज्यादा हेल्पफुल होगा, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर बेस्ड है। और केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक में स्पेशली केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग, बिना स्ट्रक्चर के हम कुछ नहीं करते, ठीक है। इसके बाद इनके डेरिवेटिव्स भी देख लिए। अब इसके बाद ये आता है हमारे मतलब की चीजें। अभी तक तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट चल रहा था, तो वो तो ठीक है, क्या किया, किसने क्या किया, ये हमारे मतलब की चीजें सबसे ज्यादा कि भाई हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक तरीका है जिसमें C5H केवल कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर दिखाते हैं। फिर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आता है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं। फिर ESF आता है जिसमें हर बॉन्ड दिखाया जाता है कि कौन सा बॉन्ड किससे सेटिस्फाइड है। फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन है जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फॉर्म है वो यही है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आ गया। हाइब्रिडाइजेशन में हमने देख लिया कि कार्बन जो है वो डी वाले जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp3d sp3d2 वो कार्बन के लिए वैलिड नहीं होंगे, केवल sp sp2 और sp3 वाले वैलिड होंगे। तो ये हमने देख लिया परसेंटेज एस कैरेक्टर, इसकी आगे अभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप या तो वैसे निकाल लीजिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करके, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp sp2 और sp3 होगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये हमने कुछ आज एक क्वेश्चंस कर लिए। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे और बाकी का जो पोर्शन है वो हम आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।